Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. HP टेट बायोलॉजी की क्लास है आपकी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 500 प्लस पीवाईक्यू सीरीज हमने चलाई है जिसमें लगभग 180 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम 181 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में और वही पैटर्न रहेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए फिर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी एंड प्रमोटिंग इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में अगर गड़बड़ होगी तो आंसर भी गलत होगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना है, समझ लेना है। आपको पूछा गया है कौन सा प्लांट हार्मोन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड भी प्रमोट करता है। ऑप्शन है ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिबरलिन। गिबरलिन इज द हार्मोन दैट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, ऑक्सिन की बात करें तो ये एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि एपिकल डोमिनेंस कौन करता है। इसी के साथ साथ ये रूट इनिशिएशन भी करता है। सबके फंक्शन मैं आपको बता दूंगी तो ये आपने याद रखने हैं साथ के साथ। रूट इनिशिएशन के साथ साथ सेल इलोंगेशन में भी समटाइम ये रोल प्ले करता है। सेल इलोंगेशन जो है वो किसमें, पॉलीओप्टाइल में, ठीक है। साइटोकाइनिन पे आएंगे, इसका मेजर काम होता है सेल डिवीजन का। डिले लीव सीनेसेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इसका, डिले लीव सीनेसेंस। और एपिकल डोमिनेंस को भी ओवरकम करता है ये, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपको याद होने चाहिए, इन्हीं फंक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन ओवरकम करता है, कम करता है एपिकल डोमिनेंस, तो ये याद रखना है। एब्सिसिक एसिड जिसको ए भी बोलते हैं, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका मेन फंक्शन स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में होता है, मेनली क्लोजिंग में, ठीक है। स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सीड डोरमेंसी भी इंड्यूस करता है, सीड डोरमेंसी भी इंड्यूस करता है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये सारे फंक्शन याद होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं ये। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। तो आपके पास जितने आज हम क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो अब यहाँ से देखो आप, 50 क्वेश्चन तो ये हैं, लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बनाएंगे तो कम से कम 150 क्वेश्चन तो आज की क्लास में हो जाएंगे आपके प्रिपेयर। और जितने ज्यादा क्वेश्चन बैंक आपका बनता जाए टैट एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड आपका पैटर्न है अभी तक, और वो रिपीट भी होते हैं काफी ज्यादा। तो इसी तरीके से अब मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182nd। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिनीसेलुला ई सेलुला which means all cell arise from pre-existing cells was proposed by, किसने दिया है ये फिनोमिना ओमनीसेलुला ई सेलुला का। जिसको आंसर आते हैं वो आंसर करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ वर्चू, मैथ्यू शिल्डन, थियोडर शवान। ओमनीसेलुला ई सेलुला का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, सेल सेल divide and arise from pre-existing cell, ये बात कही थी रुडोल्फ वर्चू ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो सेल है वो डिवाइड करते हैं और जो न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये बात रुडोल्फ वर्चू ने कही और मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड की गई ये बात। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने सेल डिस्कवर किया था डेड कॉर्क सेल में। मैथ्यू शिल्डन एंड शवान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दी है, शिल्डन एंड शवान ने दी, इन्हीं को क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी का। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन
with hemoglobin is primarily related to। हमें पता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, HbO2, सिंपल HbO ही लिख रही हूँ मैं, तो ये बनाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्या बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन किससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मतलब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन से, या बॉडी टेम्परेचर से। प्राइमरली जो की रोल प्ले करता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है PO2, वो एल्वियोलाई में ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तब जाके हमारी HBO बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो एल्वियोलाई में है ये ज्यादा होनी चाहिए, हाई होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, तभी HBO बनेगा। और ये जो बाकी के फैक्टर हैं ये सेकेंडरी फैक्टर हैं। ये क्या है? ये सेकेंडरी फैक्टर हैं कंबाइनिंग के लिए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमने पढ़ा था, याद करिए, पढ़ाया है मैंने आपको इन्हीं क्लासेस में, यूट्यूब पे ही, जब हमने प्रीवियस क्लासेस लगाई हुई हैं इसी सीरीज की, 500 प्लस PYQ सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, इससे पहले मैं करवा चुकी हूँ आपको। ग्राफ भी बताया था। कौन सा ग्राफ होता है? वो सिग्मोइड शेप। कौन सी शेप होती है? सिग्मोइड शेप होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सी शेप होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ठीक है, सारे पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which ecosystem typically possess the inverted pyramid of biomass? पिरामिड पढ़े हैं ना, एनर्जी का, बायोमास का, नंबर का, करवाए हैं मैंने यहाँ पे। जिन एस्पिरेंट ने नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेस देखो इस सीरीज की, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको 500 प्लस PYQ सीरीज की प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी। 181 से आज हमने स्टार्ट किया, इससे पहले मैं 180 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो पढ़ना इसको। अब हमें बोला है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा हुआ? ये हुआ आपका इन्वर्टेड पिरामिड। ये है इन्वर्टेड पिरामिड। किसका होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम? द करेक्ट आंसर इज पॉन्ड इकोसिस्टम। याद रखना है आपने। यहीं से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? इज ऑलवेज, हमेशा हमेशा कैसा होगा? अपराइट होता है। कैसा होता है? अपराइट होता है। और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा होता है? अपराइट होता है। ये भी आपने याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185th क्वेश्चन। द स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन called intercalated disc are characteristic feature of which tissue? Smooth muscle, skeletal muscle, cardiac muscle, nervous tissue? इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है कार्डियक मसल में। किसमें पाई जाती है? कार्डियक मसल्स में पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क। स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं इनमें। दूसरा पॉइंट, सिलिंड्रिकल होती है। ये फीचर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉलेंट्री होती हैं। आप मूव कर सकते हो इन मसल्स को अपने विल के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्केलेटल मसल की बात करें तो ये स्केलेटल मसल, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो कैरेक्टर हैं ये आपके स्केलेटल मसल के हैं, है ना। स्केलेटल मसल होती है वॉलेंट्री। जैसे आपकी ये जो यहाँ पे मसल प्रेजेंट है, यहाँ पे स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, दैट्स वाई आप इसको मूव कर सकते हो, वॉलेंट्री है। स्मूथ मसल मैं ऊपर लिखवा देती हूँ आपको फिर से। अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं तो स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। स्पिंडल शेप रहती है इनकी। कैसी शेप होती है? स्पिंडल शेप। यूनी या अनन्यूक्लिएटेड होती हैं, अनन्यूक्लिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। ये मैंने अलग कलर से लिखवा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड वॉलेंट्री होती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 डज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? क्रॉसिंग ओवर कब होता है? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? पहले तो ये भी पता होना चाहिए। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सिंपल लैंग्वेज में कहें अगर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किन किन के बीच में
होमोलोगस क्रोमोसोम के, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। कब होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। मियोसिस 1 की स्टेजेस याद है निमोनिक? मैंने बताया था, लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस, ये 5 फर्दर स्टेजेस मियोसिस 1 की, प्रोफेज की मेनली, प्रोफेज की स्टेजेस हैं ये। लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। हमें बोला गया क्रॉसिंग ओवर कब होती है, तो वो होती है पैकिटीन में। कब होती है? पैकिटीन में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है यहाँ होती है। एंजाइम कौन सा लगता है इसमें, ये पूछा जाता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज यूज होता है एंजाइम। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चलो उसको मैं अलग कलर से लिखवाया करूंगी, है ना, थोड़ा सा, नहीं तो अदरवाइज आपको देखने में थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी सी पक जाएगी। अलग कलर से आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। लैप्टोटीन की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि दैट्स वाई दे आर विजिबल। जाइगोटीन की बात करें, यहाँ पे साइनेप्सिस फॉर्मेशन होती है। साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन की बात करें तो यहाँ पे काइजमेटा बनता है, जो कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ यहीं पे काइजमेटा फॉर्मेशन के टाइम डाइकाइनेसिस, अच्छा डाइकाइनेसिस स्टेज नहीं दी है, तो यहाँ पे ये जो डाइकाइनेसिस है ना, डाइकाइनेसिस, इसमें टर्मिनलाइजेशन होती है चाइजमेटा की। बनता कहाँ है? डिप्लोटीन में, और टर्मिनलाइज होती है कब? डाइकाइनेसिस में। अंडरस्टूड? लग गया पता? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या क्या बनते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, सारे ध्यान से पढ़ने हैं। एक बार फिर से देख लो आराम से। जाइगोटीन साइनेप्सिस होती है यहाँ पे। सो व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर होती है। एंजाइम कौन सा करवा रहा है? रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटीन काइजमेटा फॉर्मेशन, एक्सट्रेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। और काइजमेटा की टर्मिनलाइजेशन कब होती है? डाइकाइनेसिस में। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? करेक्ट आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज एक डायसेक्राइड होता है। सुक्रोज क्या है? एक डायसेक्राइड। किस किस से मिलकर बना होता है? करेगा कोई कमेंट? बताओ जरा। डायसेक्राइड है, लेकिन किन किन से मिलकर बना है? एक तो ग्लूकोज है, चलो एक हेल्प कर दी मैंने। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है आपका सुक्रोज, ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना। यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेबल शुगर किसको बोला जाता है? टेबल शुगर बोला जाता है सुक्रोज को। फ्रूट शुगर किसको बोला जाता है? फ्रक्टोज को। ब्रेन शुगर किसको बोला जाता है? देखो कितने एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहे हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इसको तो स्किप करना ही मत। यहाँ से हो सकता है काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले आपके एग्जाम में। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रख लेने। नेक्स्ट है आपका 188 क्वेश्चन। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0, 1, इंफिनिटी लेस देन 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0 ली जाता है। और इसमें एक फॉर्मूला रहता है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस, प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। इसमें जो ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव। ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एजेंट ऑफ काला अजार डिजीजेज, ट्रिपेनोसोमा, लिश्मानिया, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा। कौन है काला अजार का पॉजिटिव एजेंट? लिश्मानिया, ट्रिपेनोसोमा, इन दोनों में से ही लग रहा है ना, कौन सा होगा? आंसर करते चलना है जिनको आता है। ऑप्शन बी लिश्मानिया, ठीक है, लिश्मानिया कॉज करता है
काला अज़ार पॉजिटिव एजेंट है ये। और इसमें याद रखना काला अज़ार का वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ट्रिपैनोसोमा को भी कर लेते हैं डिस्कस। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और अगर इसके वेक्टर की बात की जाए तो कौन है? वेक्टर इसका सेट्से फ्लाई है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है ये। वेक्टर कौन होता है प्लाज्मोडियम का? एनोफिलीज मॉस्किटो। एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये आपका अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। अमीबिएसिस भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी आपने देख लेने हैं। यहाँ से आए हुए हैं क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी लिखवाए आपको, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 190, which cell organelle is responsible for the synthesis of steroidal hormone in animal cell? Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome. स्टीरॉयडल हार्मोन कौन करता है, कौन बनाता है, कौन करता है सिंथेसिस? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, डायरेक्ट याद रखो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास राइबोसोम होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम, इनको सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन देम, ठीक है। और गोल्जी अपैरेटस की बात करें, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल में हेल्प करता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल भी इसको बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लग रही है बेनिफिशियल क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखना, ठीक है। और ऐसी ही क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो भी बताना कमेंट में। मतलब ये सीरीज अगर कंटिन्यू करनी है, इस तरह की क्लासेस अगर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करनी है तो कमेंट में हमें जरूर बताना, ताकि हम और क्लासेस लेके आए आपके लिए। बायो के साथ साथ आपको पता है केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी लगती है, जीके की क्लास भी है, और साइकोलॉजी। एचपी टेट के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट विजिट करें आप, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, जीके की, साइकोलॉजी की, सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और आजकल रेगुलर क्लासेस लगती हैं, तो इनको जरूर लगाएं। इन्हीं से आपका टेट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी जिनको हमारे पेड बैचेस में एनरोल होना है, तो ये है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, और पीवाईक्यू बैच भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सीरीज वाला बैच अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे कांटेक्ट करके पता लगा सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, जिनको भी पेड बैच में आना है, ठीक है। बाकी जिनको यूट्यूब से पढ़ना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है आपके मेडिकल टेट के लिए। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द essentiality ऑफ अ मिनरल एलिमेंट इन प्लांट which form a core component of chlorophyll ring is? सबसे कोर कंपोनेंट कौन है क्लोरोफिल का? आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम। आयरन किसका है? हीमोग्लोबिन का, है ना। हीमोग्लोबिन में मेन पिगमेंट एलिमेंट कौन सा है? आयरन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, सर्व एज द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला? एस्केलमिंथ, प्लेटीहेल्मिंथ, एनेलिड, आर्थ्रोपोड। प्रोटोनेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं? तो ये हैं आपके किसके? एस्केलमिंथ या प्लेटीहेल्मिंथ, क्या होगा करेक्ट आंसर? प्लेटीहेल्मिंथ के। फ्लैट वर्म जिनको बोलते हैं, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट फ्लैटवर्म पूछा जाए कि इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या है इनके? फ्लेम सेल जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है एनेलिड का, बाकियों के भी देख लो। नेफ्रीडिया किसका है? एनेलिड का। एस्केलमिंथ की मैं बात करूं तो इनमें होते हैं रेनेट सेल, रेनेट सेल। अर्थ्रोपोड में फिर बहुत सारे होते हैं, आपको पता है लार्जेस्ट फाइलम है ये पूरे एनिमल किंगडम में, तो इसमें बहुत सारे अर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स रहेंगे, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में होते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल हो गए। ग्रीन ग्लैंड जिनको कॉक्सियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट लिविंग फॉसिल अमंग आर्थ्रोपोड? सिंपल क्वेश्चन है, किस आर्थ्रोपोड को लिविंग फॉसिल कहा जाता है? लिमुलस, किंग क्रैब, लोकस्ट, एपिस हनीबी, पीनियस, प्रॉन। करेक्ट आंसर इज लिमुलस। क्यों बोला जाता है भाई? बहुत सारे सालों से इसमें कोई चेंज नहीं आया है, दैट्स व्हाई इसको लिविंग फॉसिल कंसीडर कर दिया गया है। किसको? किंग क्रैब को, इसको लिमुलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज की बात हो रही है, हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इज प्रोटेक्टेड इन लेग्यूम रूट नोड्यूल बाय। देखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करें अगर हम, तो ये किसको कन्वर्ट करता है? ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अगर ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ गई, तो ये प्रोसेस नहीं होगी, और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये क्या होता है, जो आपके लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है लैग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजनेज के पास जाने से रोकता है, ठीक है। एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। ये कैसी कंडीशन क्रिएट करता है? एन एरोबिक, जो कि जरूरी है आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एफर्टलेस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड? रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको? जो नॉर्मल आप अभी ब्रीद कर रहे हो, जैसे मैं अभी ब्रीद कर रही हूँ, एक मैंने इंस्पायर किया, ये मैंने एक्सपायर किया, नॉर्मल किया ना, कुछ एफर्ट तो नहीं लगाया कि जोर से सांस लिया जोर से छोड़ी, बिल्कुल नॉर्मल, उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है इसको? टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है, लगभग 500 मिलीलीटर होता है एक हेल्दी ह्यूमन में। कितना होता है? 500 मिलीलीटर। वहीं अगर मैं रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करूं, इसका भी मैं आपको वैल्यू लिखवा देती हूँ, 1100 ml टू 1200 ml होता है नॉर्मल एडल्ट में। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपका एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कर लेना इसको भी याद। वाइटल कैपेसिटी होती क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ पोस्ट एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट कर रहा है? जो हमें भूख लगती है या नहीं लग रही है अभी, तो वो किस वजह से, प्यास लगना, ये सब कौन मैनेज कर रहा है? सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कोलोजम। करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस कॉज कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया इससे रिलेटेड। ये मेनली आपकी रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी चीजें हैं आपकी फंक्शनिंग, उसको मेंटेन करता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, उनको मेंटेन करता है ये, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सेरिबेलम आपको पता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। बॉडी पोस्चर, इक्विलिब्रियम हो गया, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलेंटरी मसल, ये मेंटेन करता है। कॉर्पस कोलाजम, ये नर्व्स का सेट ऑफ नर्व्स हैं जो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर ब्रेन के उसको जोड़ के रखती हैं। ये सारे मैंने पॉइंट डिटेल में करवाए हुए हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में। आज की क्लास में मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड नहीं किए हैं, लेकिन मैं एक्सेल लिखवा के कर रही हूँ आज। देख सकते हो आप कितना कंटेंट आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, ये देखो कितना लिखवाया है मैंने। अदरवाइज मैं क्या करती थी, एक एमसीक्यू होता था, नेक्स्ट पेज पे उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी, आज की क्लास थोड़ी सी अलग है। आज एक्स्ट्रा नहीं है कुछ लगाए हुए नोट्स, लेकिन मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे रही हूँ आज। आई थिंक ये भी काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट सारे लिखवा रही हूँ मैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, क्लास अगर अच्छी लग रही है, तो आपका काम क्या है फिर? वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। और जो क्लास में नए हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, 197 क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेयर्स? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, कितनी पेयर होती है ह्यूमन में? 10 पेयर, 12 पेयर, 31 पेयर या 8 पेयर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कितनी होती है? 12 पेयर। यही अगर आपको स्पाइनल नर्व पूछा जाता तो वो 31 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व। और ये जो 10 पेयर लिखा गया है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व किस में होती हैं? ये होती हैं फिशेज में एंड एम्फीबियंस में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है 198 क्वेश्चन, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। कौन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट? ए बी पॉजिटिव।
स्टेटस बिलोंग्स टू ए बी पॉजिटिव बिकॉज इट लैक, क्यों है ये इन यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये पूछा गया है। इट लैक एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज ए एंड बी इन प्लाज्मा, आरएच एंटीजन ऑन आरबीसी, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या चीज नहीं है इनके पास, वो है ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज ए एंड बी इन प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो सबको पता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, सबने कमेंट करना है जो भी देख रहा है वीडियो को। यूनिवर्सल डोनर कौन है, चाहे वो अभी देख रहा हो या बाद में भी जो एस्पेरेंट देखेंगे वीडियो, वो भी जरूर कमेंट करना हमें कमेंट बॉक्स में कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्युलर एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, फ्लैशी मेसोकार्प। सिंपल है, कोकोनट वाटर क्या है, तो वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है वो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और सेलुलर एंडोस्पर्म होता है व्हाइट कर्नल, जो गरी आप खाते हो ना, व्हाइट कर्नल, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और अगर आपको पूछ लिया जाए कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, कौन सा पार्ट आप खा रहे हो, तो दैट इज सिंपली एंडोस्पर्म। कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है क्रेन्स एनाटमी इज अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल फीचर ऑब्जर्व्ड इन द लीव्स ऑफ C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, हाइड्रोफाइट। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी ही बार रिपीट हुआ, और आपको भी मैंने कितनी बार करवा दिया होगा, आई थिंक बहुत बार हो गया होगा ये रिपीट। क्रेन्स एनाटमी एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी होती है लीव्स में, किसके, C4 प्लांट के लीव में, जिसमें बंडल शीट सेल होते हैं मीजोफिल सेल के बाहर। इनमें C3 और C4 दोनों साइकिल होती है, और इसका फायदा क्या है, इनमें C2 साइकिल एब्सेंट होती है, फिर C2 साइकिल एब्सेंट होती है, जो कि एक अच्छी बात है। C3 प्लांट्स में C2 साइकिल होती है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। एक सेकंड देना मुझे। चलिए 200 नंबर हमने पार कर लिया, अब हम अपने 201 क्वेश्चन पे चलेंगे। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD in water body indicates that water is pure and contain high dissolved oxygen. Water is highly polluted with organic matter. Aquatic life is flourishing safely. The water body is completely dead and inorganic. देखो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये कब होती है, जब वाटर बॉडी हमारा हाईली पॉल्यूटेड होता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच केमिकल सब्सटेंस, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, कैल्शियम पैक्टेट, लिग्निन। मिडल लैमेला आपको पता है 3 लेयर होते हैं प्लांट सेल वॉल के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपकी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का। प्राइमरी की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये प्राइमरी वॉल बनाते हैं। सेकेंडरी वॉल में लिग्निन होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन प्राइमरी सेल वॉल में, ये तीनों चीजें होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन इज हाईली परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको डिटेल में करवाया हुआ है, करो याद। कौन सा पार्ट होता है हाईली परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेल, सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेल। ये हाईली परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है, और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वहीं अगर आपको क्वेश्चन आता कि हाईली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तब आपका क्या आंसर होता, तब होता असेंडिंग लिम्ब, और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये भी याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट आर कॉमनली फाउंड इन। न्यूमेटोफोर्स को ही रेस्पिरेटरी रूट्स बोला जाता है, किसमें पाए जाते हैं, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, एपिफाइट। ये पाए जाते हैं हेलोफाइट में।
ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? हेलोफाइट, मेनली जो मार्शी एरिया रहते हैं, ठीक है, वाटर लॉग्ड जो रीजन रहेंगे वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो जो रूट्स हैं वो अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर जाते हैं सॉइल से बाहर, और उन्हीं को बोला जाता है न्यूमेटोफोर, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे फिर। द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड विद इन विच लोब? विजुअल कॉर्टेक्स पूछा गया है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये लोकेट होता है ऑसिपिटल लोब में। कहाँ होता है? ऑसिपिटल लोब में। टेम्पोरल लोब की बात की जाए तो यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो हियरिंग से रिलेटेड है। पेराइटल लोब की बात की जाए तो यहाँ पे सेंसरी इनपुट मेनली प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब की बात करी जाए तो ये मेनली मोटर फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मोटर फंक्शन, डिसीजन मेकिंग वगैरह सब फ्रंटल लोब में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर यूनिक रिप्रोडक्टिव इवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर भाई? बताओ, आपके लिए होमवर्क है ये भी। करो कमेंट सभी, जरूर कमेंट करना। तो 106 क्वेश्चन का कमेंट करना है आपने आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन क्यों दिया मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन? ये भी काफी बार रिपीट हुआ और डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसको मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आपका काम है मुझे कमेंट करना। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जरूर कमेंट करना है आपने। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है द टारगेट सेल फॉर एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स आर दे? सर्टोली सेल, लिडिक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? लिडिक सेल। क्या है? लिडिक सेल। लिडिक सेल को और क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जिनको एंटीबॉडीज भी बोला जाता है, इज अबंडेंट इन ह्यूमन कोलोस्ट्रम? द फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन? IgG, IgM, IgA, IgE, करेक्ट आंसर इज IgA, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मदर्स मिल्क जो हमारा रहता है मदर्स में, वो उसमें कौन सी एंटीबॉडी बॉडी होती है स्टार्टिंग में? वो होती है IgA। और IgG ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, ओनली एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा। IgM की बात करें, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए जो पूछे जा सकते हैं। IgE एलर्जिक रिएक्शन में यही निकलती है सबसे पहले। ओके, चलिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपने याद रख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ DNA replication where one strand is conserved and one is newly synthesized was experimentally proven by? ये एक DNA है, जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो एक पेरेंट का रहता है, एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, मान लो थोड़ा सा अलग मैंने बनाया इसको, तो ये किसने प्रूव किया? वॉटसन क्रिक, हर्शी चेज, मिजेल्सन स्टेल, एवरी मिक्लियोड मैकार्टी, किसका काम था ये? मिजेल्सन एंड स्टेहल का। किसका था? मिजेल्सन एंड स्टेहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे join together fragment of DNA, cut DNA at specific base sequences, degrade harmful protein inside host cell, help in the synthesis of RNA from DNA। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर जिनको बोलते हैं, PYQ है ये भी आपका, क्या बोलते हैं इनको? मॉलिक्यूलर सीजर, और पता नहीं कितने ही बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। सीजर है मतलब कट करेंगी, किसको कट करेंगी? डीएनए को, एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ज्वाइन टुगेदर डीएनए फ्रेगमेंट, ये किसका काम है? ये डीएनए लाइगेज का काम है, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which ecological interaction is correctly exemplified by कुको laying eggs in crow nest? जो कोयल होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, और उसको क्या बोला जाता है? ब्रूड पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, इसे कहा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या कहा जाता है इसको? ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। वहीं अगर कमेंसलिज्म की बात करें, इसमें एक जो मतलब दो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना, कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस और जीरो का रिलेशन होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं भाई, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है, जैसे लाइकन हमने पढ़ा है इसमें। अमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है।
दिस इज अमेंसिलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड? सिंपल है, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किसका बना होता है? सेल्यूलोज, काइटिन, केराटिन, कोलेजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, काइटिन। याद रखना है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रीन में बैक्टीरिया भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन करता है। तो नाइट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया से की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो बन रही है नाइट्राइट, जैसे NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये मेनली कौन बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे? नाइट्रोसोमोनस। ठीक है, ये काम नाइट्रोसोमोनस कर रहा है। अब इसी NO2 को NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कर लिया। डीनाइट्रिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉइल नाइट्रेट बैक इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब सॉइल में जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, और ये काम कर रहे हैं स्यूडोमोनस एंड थायोबैसिलस। ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है या उसमें क्या चीज हो रही है, नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज एक्चुअल सिंथेसिस रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए टेक प्लेस? सिंपल पूछा गया है, रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए कौन से फेज में होती है? G1, S, G2, M फेज। किस में होती है भाई? एस फेज में, जिसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, डिटेल चैप्टर भी है हमारी प्लेलिस्ट में। सेल चैप्टर पूरा करवाया हुआ है मैंने, MCQ प्रैक्टिस उसकी, तो उसको भी जरूर पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन पक्का आता है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। MCQ फॉर्म में ही करवाया है, लेकिन थ्योरी पूरी बताई है मैंने वहां पे। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं यूट्यूब पे, तो उनको भी जरूर पढ़ना। बाकी इस सीरीज को तो पढ़ते ही रहना। इन MCQ को, ये PYQ है सारे जो ऑलरेडी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, द वाइटामिन असेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन इज। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ बोलने से, तब तक आप कमेंट करिए। क्या होगा? विटामिन A, C, E, K। विच वाइटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? जितने एस्पिरेंट देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, बाद वाले भी करना फिर। विटामिन K। क्या नाम है विटामिन K का? फाइलोक्विनोन। अच्छा, विटामिन E का क्या नाम है? टोकोफिरॉल। विटामिन A का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन A का क्या नाम है? आई थिंक अभी पीछे किया हमने। इसका भी आंसर कर दो। विटामिन A का क्या नाम है? करो करो आंसर। क्या नाम है विटामिन A का? रेटिनोल। चलो, होमवर्क क्वेश्चन अगेन। आज बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। क्यों दे रही हूँ अब होमवर्क क्वेश्चन? क्योंकि बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी लग चुकी हैं और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं आपको डिटेल में। तो होमवर्क क्वेश्चन देना तो बनता है, आपको भी पता चलेगा कितना आता है और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं और याद रहती हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, विटामिन D का नाम बताओ मुझे कमेंट में। व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन D? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन इन्फेंट लीड टू क्लिनिकल कंडीशन नोन एज ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली, मिक्सिडिमा। करेक्ट आंसर इज क्रेटिनिज्म। याद रखना, ग्वाइटर थायराइड की डेफिशिएंसी से भी होता है, थायराइड हार्मोन की, पर बच्चों में बोला गया है ना, इन्फेंट्स में, तो वो क्रेटिनिज्म होता है। ग्रोथ नहीं हो पाती है बेबी की प्रॉपरली, ब्रेन की भी बॉडी की भी दिक्कत होती है। 217th क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फनी बोन फिनोमिना experienced upon striking the elbow is due to the compression of which nerve? हुआ है कभी आपको ऐसा? आपकी जो ये एल्बो है, ये वाला रीजन, मान लो कहीं ऐसे टकराता है तो एक करंट झटका सा लगता है। आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। उसको बोला जाता है फनी बोन फिनोमिना। मजे की बात ये है कि ये कोई बोन की वजह से नहीं हो रहा है, ये होता है नर्व की वजह से। और वो नर्व है आपकी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की वजह से होता है, बोन की वजह से नहीं होता है।
ठीक है, तो इसीलिए फनी बोन फिनोमिना इसका नाम पड़ गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना, और आपकी जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है। इन केस कोई पूछता है तो आपको पता होगा कि इसको फनी बोन फिनोमिना बोलते हैं, लेकिन बोन को कुछ नहीं होता। यहाँ पे नर्व है हमारी अल्नर नर्व, उसकी वजह से होता है, उसको लगती है ना तब ऐसा होता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन द ईयर। ये सबको पता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? रॉबर्ट विटेकर ने। कब दी है? 1969 में। कब दी है? 1969 में दी हुई है। 5 किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। डिटेल में करवाई हुआ है मैंने, ये यूट्यूब पे क्लास है प्रॉपर इस चैप्टर की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखना अगर नहीं देखी है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर एक्ट एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी। सिंपल है, मदर की बॉडी और जो बच्चा मदर के पेट में है उनके बीच में कनेक्शन क्या है? प्लेसेंटा। ऑप्शन बी। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ अब मैं आपको, ठीक है? ऑप्शन बी प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर। The final stable community in an ecological succession that remain in near equilibrium with environmental climate is called सीरियल कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स या बायोटिक। देखो सबसे एंड में, मतलब मान लो सक्सेशन हो रही है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे एंड में स्टेबल कम्युनिटी कौन बनती है? उसको बोला जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पायोनियर होती है पहली, फर्स्ट, जो सबसे पहले वहां पे जाएंगे, जैसे लाइकन हो गए। सीरियल होती है बीच की, मिडल, जो बीच में प्रेजेंट है, प्रोसेस के बीच में। मान लो यहाँ से कम्युनिटी सक्सेशन हुई स्टार्ट, यहाँ तक फाइनल स्टेज, यहाँ पे आपकी पायनियर, यहाँ पे सीरियल और यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिलेगी आपको। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस रिच इन जीन्स दैट बायोसिंथेसाइज। सिंपल क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में क्या है? विटामिन सी है, बीटा कैरोटीन, प्रोविटामिन ए है, आयरन है या एसेंशियल अमीनो एसिड। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए, सिंपली याद रखो। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल क्लोजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली विद। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, किसके साथ प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है ये फिलोएम के पार्ट हैं, फिलोएम के फर्दर सेल है ना, तो किसके साथ होंगे? सीव ट्यूब, ट्रैकिड वेसल, फिलोएम फाइबर। देखो ये तो है जाइलम के पार्ट, तो इनके साथ तो नहीं होंगे। ऑप्शन ए, सीव ट्यूब के साथ होते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं ये सीव ट्यूब की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 phosphate in the first step of glycolysis is catalyzed by phosphofructokinase, aldolase, hexokinase, pyruvate kinase। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? ये होता है हेक्सोकाइनेस। डायरेक्ट याद रखना है आपने, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल मिसमैच रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, ये तो बिल्कुल ठीक है। इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, ये भी ठीक है। फिशेस गिल्स, बिल्कुल ठीक। फ्लैटवर्म में क्या बुक लंग्स होते हैं? नहीं, गलत। तो ऑप्शन डी होगा। मिसमैच पूछा है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In human heart, the pacemaker that initiate the rhythmic electrical impulses is located in, कहाँ पे located है pacemaker? SA node, AV node, bundle of His Purkinje fiber। Correct answer is SA node। इसी को pacemaker of heart भी तो बोला जाता है ना? Next है the legal mechanism initiated in India to protect biodiversity by monitoring access to biological resources is the Environmental Protection Act, Biological Diversity Act, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। लीगल मैकेनिज्म इनिशिएटेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, तो इसका है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वेक्टर इज नेचुरली एम्प्लॉयड टू ट्रांसफर टारगेट जीन इनटू डाइकोटिलिडनस प्लांट ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो एक चीज याद रखना, प्लांट में एज अ वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, डायरेक्ट याद रखो ताकि याद रहे फाइनल तक। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन फीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, कैरियोटाइप 44 प्लस XXY, कैरियोटाइप 44 प्लस XO, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। ये होता है आपका ऑप्शन सी 44 प्लस एक्स। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में।
और ये जो कैरोटाइप 44 प्लस XXY है, ये मेल में देखा जाता है और इसको बोला जाता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और ये ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। ये सारे याद होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ऑप्शन बच गई ना, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म, इसको क्राई डू चैट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कॉन्टिनम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस इन प्लांट टिश्यू इज नोन एज एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक, वैक्यूलर या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। करेक्ट आंसर इज एपोप्लास्टिक। मान लो ये सेल हैं, ठीक है, दीज आर दी सेल्स। इस तरीके से यहाँ तक पानी को पहुंचना है, पानी जा रहा है साइड साइड से, जो स्पेस है वहां से। ठीक है, अगर सेल टू सेल जाता है इस तरीके से, मान लो सेल टू सेल जा रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक। हमें पूछा गया है एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक होता है सेल टू सेल, सेल के अंदर से जा रहा है अगर, देन इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन आपका, जो कि है होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द प्राइमरी गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर दैट कोऑर्डिनेट फ्रूट राइपनिंग। आपको सिंपल बताना है फ्रूट की राइपनिंग कौन सा हार्मोन करता है। एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जियाटिन, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये होमवर्क क्वेश्चन और सबने कमेंट जरूर करना है इसका आंसर भाई, सबकी ड्यूटी है इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए फिर ये तो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना। तो आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए। 181 से हमने स्टार्ट किया था और अच्छा यहाँ पे अगेन यहाँ लगा है, 181 से हमने स्टार्ट किया था और 230 पे हमने खत्म कर दिया। बाकी के रेस्ट जो बचते हैं अब पीवाईक्यूज, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है चैनल की, आप देख सकते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट को आप यहाँ देख सकते हो। बायोलॉजी की देखो सेपरेट प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, यहाँ पे साइकोलॉजी मिलेगा, जीके मिलेगा, हर सब्जेक्ट है आपका टेट एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ से पढ़ें जरूर। ठीक है, अगर टेट एग्जाम इसी बार क्लियर करना है तो तैयारी शिद्दत से करना, अच्छे से पढ़ना सारी चीजें। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।